गुड आफ्टरनून। पीछे वाले सो गए क्या? कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त, बढ़िया बढ़िया। आज क्या क्या सीखा सवेरे से? हाँ, अकाउंट्स मैथ्स पता है मुझे। क्या सीखा स्पेसिफिक? वही रेशियोज एंड प्रोपोर्शन चालू है अभी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो फिर अपना शुरू करें। लॉ, कल कहां तक आए थे अपन? कल क्या क्या देखा था पहले अपन ने? सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ कैसे बनता है, राइट? उसके बाद में थोड़ी सी हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ लॉ क्या है इंडियन लीगल सिस्टम में, कौन से थे? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन एनफोर्सिंग द लॉ, किसी भी लॉ को बनाने के बाद में उसको देख रेख, उसको एनफोर्स करने के लिए जरूरी होती है कोई बॉडी। उसमें पहला अपन ने स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक टास्क भी दिया था मैंने आप लोगों को, देख के आए हैं कोई कोई मिनिस्ट्रीज वगैरह? थोड़ी बहुत, कौन सी कौन सी? रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ओके ओके ओके। ऑनलाइन वाले एक बार कंफर्म करेंगे, अभी तक शायद म्यूट था। अभी आपको आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर देंगे प्लीज। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। चलिए करें कंटिन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Ministry of Finance is the apex controlling authority of 4 central civil services. कौन सी? IRS, IAAS, IES and ICAS. Revenue Services, Audit and Account Services, Indian Economic Service, Indian Civil Account Service. सर इस पे नोट्स आ सकती है क्या एग्जाम में? चांसेस कम है, पर वी कांट से 100% की कुछ नहीं आएगा। ICAI का भरोसा नहीं, कब क्या पूछ ले। ठीक है। डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कौन से ब्रॉडली डिपार्टमेंट्स आते हैं? इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक असेट मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइज। ये जो है बेसिकली एक आपका थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए लॉ का, एंड आपको एक थोड़ा जनरल नॉलेज बेसिकली देने के लिए ये पूरा चैप्टर का मोटिव है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ना, MCA और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये बहुत रेलेवेंट इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री बेसिकली रहती है। क्यों? क्योंकि इज अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री प्राइमरीली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज के साथ में डील करता है मेनली। कंपनीज को कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं? कंपनीज एक्ट, LLP पार्टनरशिप के लिए, बैंक्रप्सी कोड, राइट? सो ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इन सब लॉज की जानकारी, अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये सब लॉज, ये सब जो एक्ट्स है बेसिकली, इनको कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Responsible also mainly for regulation of Indian enterprises in the industrial and service sector, mostly run by civil servants and ICLS cadre. These officers are elected to civil services examination, UPSC आप सब लोगों ने सुना ही होगा, UPSC के एग्जाम। एक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपने बोला अभी, क्या करती है होम अफेयर्स? इंटरनल सिक्योरिटी, and as an interior ministry of India is mainly responsible for the maintenance of internal security and domestic policy. Home Ministry is headed by Union Minister of Home Affairs. Departments of Ministry of Home Affairs, कौन से डिपार्टमेंट आते हैं उनके अंडर?
border management, internal security, Department of Jammu Kashmir and Ladakh Affairs, Department of Home, Department of Official Language and Department of States. Then Department of Official Language के क्या अगेन 3 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन. Ministry of Law and Justice in the government of India is a cabinet ministry, deals with management of legal affairs through the legislative department, legislative activities through the Department of Legal Affairs, administration of justice in India through the Department of Justice. Department of Legal Affairs is concerned with the advising the various ministries of central government, while the legislative department is concerned with drafting principal legislation for the central government. अब लॉ जब बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट हम बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कोई एक बंदा तो नहीं बना सकता, राइट? तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन. एक पूरा बिल वगैरह जो अपन बोलते हैं उसको ड्राफ्ट करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एंड प्रेजेंट करने के लिए. डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड जस्टिस में क्या आते हैं? लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी है ये. किस चीज के लिए? सिक्योरिटीज एंड कॉमोडिटी मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट, जो भी चीजें है. कॉमोडिटी मार्केट, जैसा शेयर्स वगैरह ट्रेड होते हैं वैसे ही कॉमोडिटी की भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो भी एक्सचेंज पे. एमसीएक्स, एनसीएक्स बोलते हैं उसको, एनसीडीएक्स, जिसमें कि शेयर्स की जगह कॉमोडिटीज ट्रेड होती है. उसका भी रेगुलेशन जो है वो सेबी के अंडर आता है. अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये वर्ड तो सबने सुना होगा. कौन है? एपेक्स बॉडी है. किस चीज के लिए? बैंकिंग के रेगुलेशन के लिए. इंडिया में जो भी सारी बैंक्स है उनका माई बाप, उनका सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Is India central bank and regulatory body for responsible for regulation of the Indian banking system under the ownership of Ministry of Finance, Government of India. Responsible for the control, issue and maintaining supply of Indian rupee. Also manages the country's main payment system and works to promote economic development. नोटबंदी हुई थी सब अभी, या फिर बेसिकली नोट्स प्रिंट करना है, कितनी सप्लाई करना है मार्केट में, कैसे मैनेज करना है, ये सब कौन देखरेख करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency notes in 2 of its currency printing presses located in Nashik and Dewas. RBI established the National Payments Corporation of India NPCI as one of its specialized division to regulate payments and settlement system in India. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of the specialized division for providing insurance of deposit and guaranteeing of credit facilities to all Indian banks. Deposit Insurance and Credit Guarantee पता है किसी को? देखिए क्या होता है बैंकिंग में ना, अगर कोई बैंक फेल हो जाए, मतलब पहले पास्ट में ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी बैंक्स भी फेल हुई हैं. बैंक्स में किसका पैसा रहता है? हम लोगों का, आम जनता का, राइट? तो मतलब एक बैंक का फेल होना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा, मतलब व्हाई शुड द इनोसेंट पीपल सफर बिकॉज ऑफ दैट, राइट? सो आरबीआई ने क्या किया है, एक इंश्योरेंस स्कीम लेके आई है जिसके अंडर बाय डिफॉल्ट हर एक अकाउंट का कुछ अमाउंट वो गारंटी करती है कि इन केस अगर बैंक फेल भी हो गई तो आपको वो स्पेसिफिक अमाउंट हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जब भी कंपनीज बंद होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, राइट? ऐसा नहीं बस आ जाए और कल बंद कर दिए, पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. पूरा लिक्विडेशन बोलते हैं उसे, जिसमें कि पूरे अकाउंट सेटल होते हैं, पूरी प्रोसेसेस जो लॉ में दी हुई है वो फॉलो होती है. वो किसके अकॉर्डिंग होती है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी एक तो खुद से हो सकती है, दूसरा अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, पैसा ही नहीं है अब कुछ करने के लिए, उस केस में उसका पूरा रेगुलेशन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है.
regulator for overseeing insolvency proceedings and entities like insolvency professional agencies, insolvency professionals and information utilities in India. अपन सीए की फील्ड की बात कर रहे थे, अभी आजकल रिसेंटली ना ये भी एक फील्ड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मतलब सीए के बाद में आप इसका भी एक कुछ कोर्स अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, तो आप ये भी कर सकते हो टू स्पेशलाइज इन इंसॉल्वेंसी, राइट। जो इनका रेम्यूनरेशन होता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये डायरेक्ट होता है कि आखिरी में जो बचा हुआ सरप्लस है या कुछ जो असेट्स है कंपनी के, उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंट डायरेक्ट लिक्विडेटर या अपॉइंटेड लिक्विडेटर को मिलता है। इट कवर्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स. New code will speed up the resolution process for stressed assets in the country. It attempts to simplify process of insolvency and bankruptcy proceedings, handles the cases using two tribunals like NCLT and Debt Recovery Tribunal. ठीक है, जस्ट एक बेसिक आइडिया थी आपको, इंपॉर्टेंट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है जो कि रेगुलेट करते हैं मेजरली, उनके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, कल अपन ने देखा था, सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, उसके नीचे और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्या काम करते हैं कोर्ट्स? द फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी, ये इन सबको हम जुडिशियरी बोलते हैं, राइट, देखा था हमने कल। फंक्शंस क्या है उनके? रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड्स, लॉ लिखा हुआ है बट अगर डिस्प्यूट है, कुछ उसमें कंफ्यूजन है, कोर्ट उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर किसी दो लोगों में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका रिजोल्यूशन भी कोर्ट्स करेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजंस ऑफ लैंड। इन द हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. District decisions of High Court are binding in respective state but are only persuasive in other states. Persuasive मतलब इन्हें कंपलसरी नहीं है, जस्ट एक गाइडेंस बेसिकली, ऐसा समझो। Decisions of Supreme Court are binding on all high courts under Article 141. Supreme Court decision is the final word on the matter. क्या फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के? इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशियरी, एस्टैब्लिश, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अपॉइंटेड अथॉरिटी, उसमें जो चीफ जस्टिस एक पोस्ट होती है, दैट इज द हाईएस्ट अपॉइंटेड अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, हम जो मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि बस ऐसा कोर्ट है और एक जज बैठा है और सब कुछ ऐसा, मतलब एक जज डिसीजन ले लेता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं ना, उसके लिए पूरी एक बेंच रहती है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जजेस की, नॉट नेसेसरी कि कितने स्पेसिफिक, बट मे बी 2, 3, 4 जैसा भी है, उसकी बेंचेस रहती है जो कि कलेक्टिवली कोई भी मैटर सुनते हैं, एनालाइज करते हैं एंड उस पर डिसीजन देते हैं। प्रेजेंटली द नंबर हैज इंक्रीज्ड टू 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू द राइज इन नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। मतलब 34 लोग पूरे एक साथ में नहीं बैठते, सब अलग अलग बेंचेस में भी कैन बी फॉर्म्ड। Individual can seek relief in the Supreme Court by filing a writ petition under Article 32. High Court, highest court of appeal in each state and union territory is High Court. Indian Constitution states that there must be High Court in each state. High Court has appellant, original and supervisory jurisdiction. क्या होते हैं तीन? Appellant, original and supervisory jurisdiction. अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब, चलिए पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या मतलब? नया कोई मैटर आया तो कोर्ट हैव द पावर एंड द अथॉरिटी टू डिस्कस एंड डिसाइड द मैटर अफ्रेश। वो नए से एक बार मैटर को देख के समझ के उस पर डिसीजन देने के लिए उनको पावर है। अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि नीचे वाले कोर्ट ने अगर कोई मैटर को पे डिसीजन दिया है और इस कोर्ट को, हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो गलत डिसीजन है, तो हायर कोर्ट कैन टर्न द डिसीजन और ओवरटर्न द डिसीजन बेसिकली, ठीक है। इन्हें नीचे वाले के डिसीजन को चेंज कर देना इज द अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन। एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज द सेम अगेन कि दे हैव द ज्यूरिसडिक्शन ऑन द लोअर कोर्ट्स। एक सुपरवाइजरी बेसिकली एक व्यू, सुपरवाइजरी रोल फॉर लोअर कोर्ट्स।
समझा यहां तक तीनों? क्या क्या है? अपेलेंट क्या था? डिसीजन को, लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को वो चेंज कर सकते हैं, ओवरटर्न कर सकते हैं। ओरिजिनल क्या था? नए मैटर को कंसीडर कर सकते हैं फ्रेश। और तीसरा सुपरवाइजरी, मतलब लोअर कोर्ट्स पे एक जुरिस्डिक्शन, एक सुपरवाइजरी व्यू। However, Article 227 of the Indian Constitution limits High Court's supervisory powers. In India, there are 25 High Courts, one for each state and union territory. One for each state and union territory. अब अपने पास में स्टेट्स तो 25 नहीं, ज्यादा है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फिर 25 हाई कोर्ट ही क्यों बोल रहे हैं ये लोग? क्योंकि देयर आर फ्यू स्टेट्स विच शेयर द हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर, मिजोरम, उस साइड के जो है वो कुछ 3-4 स्टेट्स एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं। देन पंजाब एंड हरियाणा आई गेस एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बिलो द हाई कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। The courts of district judge deal with civil law matters, that is contractual disputes and claim for damages. The court of sessions deals with criminal matters. Under pecuniary jurisdiction, a civil judge can try suits valuing not more than rupees 2 crore. 2 crore से ज्यादा they cannot have jurisdiction. Jurisdiction means power to control. Court gets territorial jurisdiction based on the areas covered by them. Cases are decided based on the local limits within which the parties reside or the property under dispute is situated. आपने बहुत बार सुना होगा ये इनके jurisdiction के बाहर का मैटर है, बाहर का केस है। नहीं सुना होगा तो अभी ऐसा समझो कि कोई भी पार्टी, मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, दोनों पार्टीज अगर महाराष्ट्र की है, राइट, तो उस पर महाराष्ट्र के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। या कोई स्पेसिफिक सिटी की बात करें तो उस स्पेसिफिक सिटी का जुरिस्डिक्शन रहेगा फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Metropolitan courts are established in metropolitan cities in consultation with the High Court, where the population is 10 lakh or more. Chief Metropolitan Magistrate has powers as Chief Judicial Magistrate, and Metropolitan Magistrate has power as the Court of Magistrate of the first class. 10 लाख या उससे ऊपर की पॉपुलेशन वाली अगर कोई जगह है तो वहां पर भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, Herein we complete our first chapter, first introduction basically of Indian regulatory framework. अभी अपन इसके आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे अपन पूरा, मतलब अब डीप में, नाउ वी वुड बी एक्चुअली गेटिंग इनटू लॉ एंड द एक्ट्स। सो अभी तक तो मतलब अपन ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे, अब पूरा वो लिख लिख के बस अब एक एक चीज अपन एग्जाम्पल्स के साथ में बाय वो मतलब पेन टैब वगैरह यूज करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, अभी के लिए आप अभी पढ़िए आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दे, एंड आप पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ एंड टाइप्स ऑफ लॉ। इतना एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप। बुक्स है सबके पास? नहीं है? मैं एक काम करता हूं, पीडीएफ डाल देता हूं इसकी ग्रुप में। मोबाइल है सबके पास अभी? यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, उसमें एक ही यूनिट है।
ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं ना? ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं ना? डन। ओके, अब एक काम करेंगे, बुक्स बंद कर दीजिए एंड जो भी आपका पेज पेन कॉपी भी जो भी है एक बार निकालिए। एवरीवन, your question is what is the process of making a law and explain in short various types of laws। ठीक है, जो आपको अभी पढ़ा हुआ जितना ध्यान में है उसके हिसाब से राइट द आंसर। आपको पूरा एकदम बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है टाइप्स ऑफ लॉ के लिए, उनका नाम एंड जस्ट अ शॉर्ट 1 or 2 लाइन्स अबाउट इट। यू गॉट 5 minutes। Let me know once done.
डन? नो. ऑनलाइन वाले डन? So I'm saying yes. Perfect. Devraj says no. Okay. 2 minutes more. Last. ओके. ठीक है, हो गया जिनका ठीक है. बाकी लेट्स स्टॉप. जितना हुआ है जैसा हुआ है वी कैन स्टॉप. ठीक है. अब एक काम कीजिए, मुझे मत बताइए. अब एक बार बुक खोलिए और उससे आंसर कंपेयर कीजिए. जो हमारी वहां पर जो पॉइंट्स है, जो लैंग्वेज है, और आप ही खुद ऑनेस्टली ये डिसाइड कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क का है तो उसमें से आपको कितने मार्क मिलने चाहिए. If I can just maybe have a glimpse. It's okay, अभी पहला पहला ही है.
ऑनलाइन वाले मे बी यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी ऑल्सो, मे बी अगर अभी नहीं तो बाद में। बताइए कितने मार्क्स लगते हैं आपको 5 में से? 3? सही में? 1? आपको 1.5? ओके, आपको नहीं। क्यों हुआ ऐसा? हमने अभी कल पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, अभी हाथों हाथ उसको एक बार पढ़ा और लिखा, फिर भी क्यों नहीं आए? लैंग्वेज। दूसरा रिवीजन। देखिए कोई भी चीज ऑब्वियसली अभी मतलब हम इतने कोई क्या बोल सकते हैं, अभी कोई सुपर पावर तो है नहीं हमारे पास कि एक बार बस पढ़ लिया तो बस एग्जैक्ट सेम याद रह जाएगा, राइट? फोटोग्राफिक मेमोरी है किसी की? नहीं है किसी की, मेरे भी नहीं है, किसी की नहीं रहती है इतनी फास्ट। अब दूसरी चीज उसके लिए मतलब जो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रिवीजन, राइट? सीए के आपके सिर्फ फाउंडेशन लेवल में नहीं बट आगे भी रिवीजन इज द की टू योर पासिंग, ठीक है? जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज, आपके कंटेंट में इंप्रूवमेंट आएगी, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एग्जैक्ट जो मॉड्यूल में दिया हुआ है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चाहिए हमें, या एग्जैक्ट वैसी लैंग्वेज चाहिए, राइट? बट यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोफेशनल एग्जाम, ठीक है? अभी तक अपन 10th में 12th में बचपन में, अपने बचपन ही था ना, अब 10th और 12th तो अब अपन बड़े हो रहे, तो वो बचपन में जो लैंग्वेज चल जाती थी, थोड़ा बहुत अपन पढ़ के वैसा लिख देते थे, वो सब अभी तक चल जाता था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीए, फाउंडेशन में भी चलो कुछ हद तक, पूरा नहीं बट कुछ हद तक लैंग्वेज में शायद आपको मिल जाए वो लीवे, बेसिकली उतना थोड़ा सा मार्जिन, बट कंटेंट और पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। सो सीए में पूरे में रिवीजन इज योर की। कितनी रिवीजन करनी चाहिए आपको लगता है एग्जाम के पहले? 5 रिवीजन, परफेक्ट। देखिए अब इसका कोई मिनिमम मैं अगर बोलूं तो 4 तो आपको कम से कम करनी है टारगेट, हायर में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज राइटिंग प्रैक्टिस। हमने जब समझा तब भी समझ में आ गया, जब हमने पढ़ा तब भी आपको ऐसा लगा कि हम लिख सकते हैं, राइट? सब नॉर्मल है, सिंपल है, बट लिखते टाइम पे वैसी लैंग्वेज भी नहीं आई, राइट? ना तो पूरा कंटेंट आया। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो मस्ट। अब यही राइटिंग प्रैक्टिस जो है हम वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे अकाउंट्स हो गया या मैथ्स हो गया, उसके लिए तो कर लेते हैं, बट थ्योरी को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, राइट? उसी का असर होता है एग्जाम में। जब हम टेस्ट सीरीज या फिर आखिरी में लिखते हैं तब अपने को समझ में आता है अरे वी आर लैकिंग इन राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? यही 1-2 पॉइंट पे जो शुरुआत से जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, आगे चल के यही पाइल अप होता है और यही डिफरेंस क्रिएट करता है आपके पास होने में और फेल होने में, राइट? सो हम क्लास में डेफिनेटली हर एक चैप्टर के बाद में टेस्ट तो ठीक है 1-2 चैप्टर मिला के लेंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि हर एक चैप्टर के बाद में या हर दिन अगर हुआ पॉसिबल तो, जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, कि एक क्वेश्चन तो भी हम लिख के देखेंगे, ठीक है? फिर ओके, अब एक और चीज बताइए, रिवीजन हम बोल रहे हैं 5-6 रिवीजन। सर क्या बात कर रहे हो, एक बार ही तो सिलेबस अपना 3-1 महीने में कंप्लीट होगा, फिर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे 5 बार? कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई भी ऑब्वियसली पूरा का पूरा वापस से एकदम डिटेल में 5-6 बार नहीं पढ़ सकता। उसी जगह पे वहीं पर काम में आती है शॉर्ट नोट्स और समरी, जो कि हमें बनानी है, राइट? अब उसके 2-3 टाइप्स हैं, अपन डिटेल में इस पे करेंगे आज, अगर टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल जैसा भी। बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स की या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहीं पर बुक में हाईलाइट कर लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट लाइंस। शॉर्ट नोट अगर आपने बना ली है तो घर पे जाके पूरा 1-2 पेज का जो भी एक सारांश या एक समरी है 1 पेज का, वो आप 2-3-4 लाइन में लिख सकते हो,
राइट। पूरा पेज पढ़ने के लिए हमको 5 मिनट लगभग लगते हैं, वो 1-2 लाइन पढ़ने के लिए हार्डली 15-20 सेकेंड्स, राइट। तो जो टॉपर्स भी रहते हैं, बाद में इंटर और फाइनल में AIR भी रहते हैं, वो कोई मतलब दे डोंट डू लाइक कि सब कुछ एकदम मतलब पूरा की पूरा बुक वापस पढ़ रहे हैं, किसी के पास में इतना टाइम नहीं है, ट्रस्ट में किसी के पास में नहीं है। शॉर्ट नोट्स और खुद की नोट्स इज द की फॉर दैट रिविजन, ठीक है। तो ये 2 चीज मुझे कम्युनिकेट करनी थी कि रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट। शुरुआत से हम उस पर भी फोकस करेंगे एंड आप लोगों को भी उस पर मेहनत करनी है, राइट। ओके, इसमें तो अपने एक्सरसाइज में कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बट टेस्ट योर नॉलेज, एमसीक्यू हमारे लॉ में आते नहीं है, बट जस्ट टू चेक अवर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ लॉ बिकॉज, कौन से ऑप्शन, A, B, C और D? He is an expert in law, has to argue in high courts, has to advise management and clients on legal matters at the basic or threshold level, none of the above. सी और किसी को और कोई ऑप्शन लगता है? क्या है आंसर? सी, परफेक्ट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया? ए, करेक्ट। अब एक जना एक आंसर दो, एक काम करो, पीछे से चालू करते हैं अपन। थर्ड वाला आंसर आप करेंगे। इन इंडिया वी फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दिस मीन्स दैट बी, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, करेक्ट। अपन ने कल ही देखा था फेडरल एंड दूसरा क्या था, यूनिटरी, परफेक्ट। फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है किन दोनों के बीच में, सेंटर एंड स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड इन, ठीक है इतना हमको मतलब एग्जैक्टली इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट बाय एनी चांस 1947, सी, इट्स 1950, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव? डी, नन ऑफ द अबव, सही है। नॉट श्योर, ए, सेंट्रल लिस्ट। ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? ओके, लास्ट वाले का ए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ए, सेंट्रल लिस्ट। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? हमें 3 लिस्ट दी हुई थी एंड कॉमन जो एक सेंट्रल लिस्ट मेन जिसपे सिर्फ सेंटर रूल्स बना सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक थी स्टेट वाली जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और एक जिसमें दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। तो इनकम टैक्स सेंट्रल लिस्ट पे है, मतलब जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। क्लियर? The law concerned with violation of rule of law and punishment of the same is called criminal law. देवराज का भी सही है, B, criminal law. Which of the following is not an example of civil law? Breach of contract, non-delivery of goods, traffic offenses या non-payment of dues? B, C. सेवेंथ, C, ट्रैफिक ऑफेंसेस, क्योंकि वो काय में आएंगे? करेक्ट। When a law is proposed in parliament, it is called bill. ये तो सबको ही पता होगा। Last two, which of the following is not a department of Ministry of Finance?
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर स्टेट्स या रेवेन्यू? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। और लास्ट वाला, कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल लिमिट्स बेस्ड ऑन? कोर्ट को जो उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स या ज्यूरिसडिक्शन मिलता है वो कैसे मिलता है? आइदर ए और बी, करेक्ट। या तो लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टी रिसाइड्स और द लोकल लिमिट्स विद इन विच द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज लोकेटेड। ठीक है, Herein we complete our first chapter, Indian Regulatory Framework। ठीक है, अब आगे अपन जाएंगे नए मतलब एक्चुअल पूरे लॉ के अंदर अपन एक्ट्स चालू करेंगे पढ़ना। विल हैव अ कंप्लीट सेटअप ऑफ राइटिंग एंड एवरीथिंग विद एग्जांपल्स एंड वी विल अकॉर्डिंगली बिगिन। किसी को कोई भी डाउट फर्स्ट चैप्टर में, या जाओ अभी तक अपन ने पढ़ा उसमें कुछ? फर्स्ट चैप्टर की नोट्स कैसे बनानी है, नोट्स का अपन करेंगे। आज टाइम मिला तो, नहीं तो कल पक्का अपन एक सेशन करेंगे कि नोट्स कैसे बनानी है, क्या बनानी है। एनीथिंग एल्स? ओके, तो ठीक है, रुकते हैं फिर यहां पर लॉ के लिए। ऑनलाइन वाले कोई डाउट यहां तक? Any doubt? No. Perfect. Codes as in? हाँ, ओके, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड वो नहीं, वो लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ रेफरेंस, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडियन पीनल कोड प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या क्या है उसके बारे में। बट जो हमारी मेन एक्ट्स है उनका ईयर आप लर्न रखिए। ठीक है, अपन वो इतने बार पढ़ेंगे कि लर्न हो ही जाएगा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर एंड ए क्विक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद में इको चालू करते हैं। इको का आज एक थोड़ा शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट इंट्रो ही लेंगे सिर्फ। ठीक है, 5 मिनट में चालू करते हैं।